बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 9th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर और इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। राइट इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट द डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 इन वाटर। कि ये हमारे पास जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी डिसोसिएशन करनी है, यानी इसको तोड़ के अब एटम्स या आइंस में लिखना है। के साथ दूसरा पार्ट है ड्रा स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बेंजीन, एथेनॉल और प्रोपानॉल। तो इसका सोचने की तरफ बढ़ते हैं। तो डिसोसिएशन का क्या मतलब है? दी स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आइंस। ठीक है ना। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि स्प्लिटिंग करना, तोड़ देना एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में और आइंस में। ठीक है। तो अब हमारे पास है H2SO4। तो अब हमने इसको ने तोड़ के लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे आइंस में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इसका बनेगा 2H। यहाँ 2H है ना, तो 2H पॉजिटिव, यानी एक हाइड्रोजन आइन बन गया। एक हमारे पास बन जाएगा SO4 और इसके ऊपर चार्ज आएगा 2 माइनस सल्फेट आइन। तो ये H2SO4 की डिसोसिएशन हो गई है। दूसरा पार्ट था बच्चों हमारे पास कि हमने बनाना है स्ट्रक्चर। तो इनका बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो बच्चों, स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये कुछ थोड़ा सा बेसिक है, ये आप लाजमी समझिए और ये MCQs के हवाले से भी काफ़ी अहम है। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें नाम से भी ज़ाहिर है हाइड्रो, हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अब जो सिंगल बॉन्ड है ये जिसमें मौजूद होता है उसे कहते हैं अल्केन। और अनसैचुरेटेड में अब जो डबल बॉन्ड है जी, वो जिसमें होता है उसे कहते हैं अल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसे कहते हैं अल्काइन। ठीक है। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। और अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। और फिर अल्कीन का है CnH2n। और फिर अल्काइन का है CnH2n-2। अब इसको याद कैसे करना है कि अब ये फार्मूला है ना CnH2n+2, ये आपने याद कर लिया। अब इसके अंदर -2 ऐड कर दें। -2 ऐड होगा तो -2 + 2 के कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा CnH2n। फिर इसमें -2 ऐड कर दें, -2 ऐड होगा तो साथ ही CnH2n-2 फार्मूला बन जाएगा। अब जो बहुत अहम बात है उसको अभी देखिएगा बच्चों। ALK, ALK, ALK तीनों में लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है A, फिर E, फिर Y। अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप देखें, पहले A आता है, फिर E आता है और फिर Y आता है। तो A पहले आ रहा है तो मतलब अब A में सिंगल बॉन्ड है, E बाद में आता है मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, और Y लास्ट में आता है मगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। A पहले आ रहा है सिंगल बॉन्ड, E बाद में आ रहा है यानी दरमियान में आ रहा है डबल बॉन्ड, Y लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने AEY के हिसाब से इसको याद रखना है। AEY, A मतलब सिंगल बॉन्ड, E मतलब डबल बॉन्ड, Y मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब ये मेरे पास फार्मूला है, आप देखिए मीथेन। ठीक है। अब ANE लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगल बॉन्ड है। तो अब मीथेन का फार्मूला मैंने क्यों लिखा? वो इसलिए बच्चों कि आपको समझाना है कि एक जो कार्बन है, एक जो C है कार्बन है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। कितने? 4। अब देखें इसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं यानी 4 H हैं। तो अब ये और अब ये इस C के साथ कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं। तो मैं लिखूँगा CH4। क्या लिखूँगा? CH4। अभी तो ये C है, 7 बॉन्ड शो हो रहे हैं, तो ये है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला। ये जो मैंने इसको कंबाइन करके लिख दिया, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फिर एक और चीज़ है कि मैं
सी जो है ये डॉट को रिप्रेजेंट करता है और एच जो है ये क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो सी की का मैं डाल दूँ डॉट और एच के साथ डाल दूँ क्रॉस, तो ये इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मोलिकुलर फार्मूला और ये है क्या इसका, ये क्रॉस डॉट फार्मूला है। इसके बाद एक और देखिए, ये मेरे पास है इथेन। ठीक है ना, ईथ का मतलब है दो, ईथ का मतलब है दो कार्बन आएंगे और ANE का मतलब है कि दोनों के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। तो अब सी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये सी देखिए, एक ये वाला बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस सी को देखिए, ये ऊपर वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये इसके साथ बना हुआ है, तो ये चौथा बॉन्ड आ गया। तो सी के जो है 4 बॉन्ड वो कंप्लीट हो गए। अब ये देखिए सी कितने हैं, 2 हैं, मैंने सी लिखा C2। फिर एच कितने हो गए, 3 और 3 6, तो यहाँ आ गया H6। ये बन गया इसका मोलिकुलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये मोलिकुलर फार्मूला। और यहाँ पर अब ये देखिए, इस सी के साथ कितने एच हैं, 3 है, तो मैं इसको लिखूँगा CH3। फिर ये CH के साथ कितने एच हैं, 3 है, तो मैं लिखूँ CH3। तो ये जो है ये बन जाएगा इसका कंडेंस फार्मूला। क्या बनेगा, कंडेंस फार्मूला। टोटल 4 फार्मूले होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और ये है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। जो अब बॉन्डिंग है ना, ये देखें यहाँ पर दोनों के दरमियान बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान डॉट आ गया है। और जो एच है ये, इसका जो एच है ये, इसके साथ जो बॉन्डिंग है वो आती है क्रॉस की और सी के साथ आती है डॉट की। ये आपने याद रखना है। टोटल 4 चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ ए है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ देखिए, अब मैंने लिख दिया इथीन। ठीक है ना, अब यहाँ क्या आ गया, ई आ गया, तो मतलब डबल बॉन्ड। तो सी के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ये देखिए, सी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस सी के साथ 1 2 और ये 2, 4 हो गए। इस सी को देखिए, ये 1 ये 2 और ये 2, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। तो ये इसका क्या बन गया, स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। फिर इस सी के साथ कितने एच हैं, 2, तो CH2। फिर यहाँ पर और अच्छा, पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं। 2 सी हैं तो C2 आ गया और H कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ H4 आ गया। तो ये इसका बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर इसका लिखते हैं कंडेंस फार्मूला। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, फिर CH2, तो ये CH2 मैंने लिख दिया। ये बन गया इसका कंडेंस फार्मूला। और ये ई है तो ई डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं और ये MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन आगे आने वाले हैं, उनमें ये इस्तेमाल होना है। फिर इसका क्रॉस अगर बनाएं तो अब देखें, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो तो डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर आपने 4 डॉट लगा देने हैं। ठीक है, इसके बाद है आगे, ये है इथाइन। इथाइन वाई आ गया है, तो मतलब अब कौन सा आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ईथ का मतलब 2 ही है कि कार्बन 2 ही होने हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग फिर ये जो है आगे से हमें मालूम होना है कि वाई है तो ट्रिपल बॉन्ड, ई है तो डबल बॉन्ड और ए है तो सिंगल बॉन्ड। तो ये सी कितने, तो सी, दोनों सी आ गए, दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो सी कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो 3 बॉन्ड ये और एक ये हमने बना दिया 4। फिर इस सी को देखिए, 3 ये और एक ये हमने बना दिया 4। अब सी कितने हैं, 2, C2 आ गया और एच कितने हैं, H2। तो ये बन गया इसका मोलिकुलर फार्मूला। फिर यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH, तो ये इसका बन गया कंडेंस फार्मूला। और फिर इसका बनाना है जी डॉट क्रॉस। तो अब यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर आएंगे 6 डॉट आ जाएंगे और सी का डॉट, एच का क्रॉस, सी का डॉट, एच का क्रॉस। तो ये इसका डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला भी बन गया है। अब आते हैं अपने सवाल की जानिब। तो बेंजीन है, अब बेंजीन यहाँ ई लिखा हुआ है, तो मतलब ये कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो बेंजीन का फार्मूला है C6H6। अच्छा, लाजमी नहीं है, अब ये नहीं है कि यहाँ पर अब कोई और फार्मूला होता कि सपोज़ के यहाँ पर आपके पास आ जाता ब्यूटीन। ठीक है ना, तो अब ब्यूटीन जो है, अब उसमें कितने हैं, 4 कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो अब ये नहीं कि आप चारों के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएं, किसी एक के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ गया तो मतलब अब वो ब्यूटीन ही है। ठीक है ना, यहाँ पर मगर अब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड क्यों है, कि इसका फार्मूला है C6H6। तो हमने जो है इसको
अब सी की बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने 4 बॉन्ड बनाए। अब आप इस सी को देखिए, ये सी है, 1, 2 और 2 ये बॉन्ड आए, तो ये सी के 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए। और बेंजीन जो है ना ये रिंग में आता है, तो आपने इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फिर आप इस सी को देखिए, 2, 3 और एक ये 4। फिर आप इस सी को देखिए, 1, 2, 3, 4। ये जो सी है इसका 1 और ये 2 और ये 2, 4। तो हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड लगाए हैं, क्योंकि इसका फार्मूला है C6H6। और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद है हमारे पास एथानॉल। एथानॉल होता है बच्चों हमारे पास क्या, कि जिसमें हमारे पास जो अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप है OH वो आ जाए। अब ईथ आ गया तो मतलब 2 होने हैं, तो यहाँ पर ये देखिए 2 कार्बन आ गए। और अब एथानॉल आ गया तो मतलब एक फंक्शन ग्रुप आएगा OH का, तो 2C, एक H, दूसरा H, ये तीसरा H, यानी C के 4 बॉन्ड कंप्लीट। फिर इस C के अब देखिए 1, 2, 3 बॉन्ड है, तो जो चौथा बॉन्ड है अगर उसके साथ OH आ जाए तो ये आपके पास अल्कोहल बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अब 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम है एथानॉल। 3 होते हैं तो उसका नाम होता प्रोपानॉल बन जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। और ये अब सी कितने हैं, 2 सी हैं, सी आ गए। एच कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए, 7 OH आ गया। ये इसका मोलिक्यूलर फार्मूला बन गया है। फिर है जी हमारे पास प्रोपानॉन। तो प्रोपानॉन में हमारे पास अब ये देखिए लफ्ज़ आ गया प्रोप। तो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 1, 2, 3, ये 3 कार्बन आ गए। और अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर CO के साथ डबल बॉन्ड क्यों है, कि देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गए जी प्रोपानॉन। तो प्रोपानॉन जो है ये इसका फार्मूला ये होता है कि होता है हमारे पास, ठीक है, R, फिर हमारे पास से जो है O, फिर R, यानी R जो है ये अल्काइल रेडिकल है, तो ये अब आप फ़िलहाल इसको रहने दें। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक है। C के साथ 3 H आ गए, फिर ये C। अब C को देखिए 1, 2 बॉन्ड, तो H के साथ 2 मिलाकर इसके भी 4 पूरे हो गए। ये C है तो इसके भी 4 पूरे हो गए। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपानॉन। और ये है नीचे एक ब्यूटानॉन, इसको भी आप देख लें तो इसमें 4 कार्बन हैं। ये आपको ये अब ब्यूट आ गया ना, तो मतलब 4 कार्बन हैं। तो मैंने ये इसलिए ये ऐड किया स्ट्रक्चर कि आपको समझ आ जाए कि ब्यूट आ जाए तो 4 कार्बन होने हैं। फिर नेक्स्ट है फिर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 है। जो है एथानॉल उसका C2H5OH है, ये इसके मोलिकुलर फार्मूला है। और प्रोपानॉन का फार्मूला है C3H6O। C3H6O ये प्रोपानॉन का मोलिकुलर फार्मूला है। फिर बच्चों हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, प्रीडिक्ट रिएक्शन ऑफ Cl2 विद फॉलोइंग हैलाइड्स आयन। ठीक है, ये हमारे पास हैलाइड्स आयन है और क्लोरीन के साथ इनका रिएक्शन लिखना है। और साथ है दूसरा, डिटरमाइंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इसको भी सोल्व करते हैं और इसको भी सोल्व करते हैं। तो उससे पहले बच्चों इस चीज़ को समझिएगा ज़रा, अंडरस्टैंड दी रिएक्टिविटी ट्रेंड ऑफ हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस, ठीक है ना, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना हैलाइड्स, तो क्लोरीन, तो ये हेलोजेंस है, ग्रुप 7A इनका नाम है। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में जो ग्रुप 7A है उसका नाम है हेलोजेंस। ये MCQs है। जो हेलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन। अच्छा, इसका ना इसको ग्रुप 17 इसलिए कि कहते हैं कि जब हम इसको शिफ्ट करते हैं ग्रुप A और B में, तो फिर हम इनको जब काउंट करते हैं तो ये 17 में आता है। वैसे इसका जो नाम है वो है ग्रुप 7A। ठीक है, ग्रुप 7A इसका नाम है। आर नोन टू हैव डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी एज यू मूव डाउन द ग्रुप फ्राम फ्लोरीन टू एस्टाटाइन। कि आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती रहती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज। अच्छा, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों होती है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसकी वजह से हेलोजेंस की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है।
विच मेक इट हार्डर, इसे हार्ड करता है फॉर द लार्जर एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हार्ड होता है लार्जर एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइन आइन टू फॉर्म ब्रोमाइन बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमाइन। ठीक है, अब आप देखिए हेलोजेंस को, सबसे ऊपर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटाइन। अब टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो यानी नीचे वाला ऊपर वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि ऊपर वाला नीचे वाले के साथ रिएक्ट करेगा, ये याद रखिएगा। क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमाइन नीचे है, तो ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों? कि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्लोरीन ने ब्रोमाइन जो है आयन उसके साथ रिएक्ट किया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ब्रोमाइन जो है वो बन जाएगा और क्लोरीन जो है ये आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी? द सॉल्यूशन टर्न्स ऑरेंज ब्राउन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Br2 ब्रोमाइन। तो ये MCQs के लिए मैंने साथ लिख दिया है कि जब क्लोरीन ब्रोमाइन आयन को के साथ रिएक्ट करता है तो जो रंग बनता है वो कौन सा बनता है? ऑरेंज ब्राउन। ठीक है, और जब ब्रोमाइन बनती है तो कौन सा रंग बनता है? तो ये MCQs में आ सकता है, तो उसको भी आपने अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ भी वही काम होगा कि क्लोरीन जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पर जो आयोडीन का आयन है ये ख़त्म होकर आयोडीन बन जाएगा और जो क्लोरीन है ये खुद आयन बन जाएगा। और इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? द सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन और पर्पल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ I2 आयोडीन। ओके, और फिर अब ये है कि हेलोजेंस ग्रुप 17 एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव हैलाइड्स आइंस फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ठीक है, लेस रिएक्टिव हैलाइड्स हैं आइंस फ्रॉम देयर कंपाउंड। अब इनकी रिएक्टिविटी का ये जो ट्रेंड है ये भी MCQs में पूछता है, तो ये ट्रेंड भी आपको याद होना चाहिए। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, अब ये जो तीनों हैं, तीनों में क्या है? क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ब्रोमाइन और उसके बाद ये जो है आयोडीन। यानी क्लोरीन इन दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है और ब्रोमाइन जो है ये सिर्फ आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सकता है और आयोडीन इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बड़े से यानी छोटे की तरफ रिएक्ट होगा, छोटे से बड़े की तरफ रिएक्ट नहीं होगा। उम्मीद है कि यह आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिर जी बच्चों हमारे पास है इसका दूसरा पार्ट डिटरमाइन इन, हमारे पास है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मालूम करते हैं। तो अब अच्छा, इसके लिए भी ना कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको समझने पे पड़ेंगे। आप इसको समझिए ज़रा। देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है कोई भी एक्स जो 13/27 है, वाई है 18/36, जेड है 30/64। अब ये समझिएगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ये तीनों सेम होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम में ये भी याद रखिएगा कि न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तीनों क्या हैं? सेम है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास ये डिफरेंट होते हैं। और ये आइसोटॉप्स में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी तीन चीज़ें आइसोटॉप पे सेम होती हैं और कौन सी डिफरेंट होती हैं। तो ये उस हवाले से भी आपको याद होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास ये क्या है? डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब पहला जो एटम है हमारे पास X13 और 27 है। ठीक है, अब जो लेस वैल्यू है ये याद रखिएगा, जो कम वैल्यू होती है ये हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और अब दोनों में लेस वैल्यू क्या है? 13 है, तो 13 हमारे पास आ गया एटॉमिक नंबर। और जो लार्जर वैल्यू होती है ये हमेशा होती है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना आ गया? 27। तो अब हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों सेम हैं। अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितने होने हैं? 13 होने हैं।
और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी कितने होने हैं, वो भी 13 होने हैं। ओके हो गया। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो आ गए 13। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने का फ़ॉर्मूला है बच्चों, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिए तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एटॉमिक मास 27 माइनस एटॉमिक नंबर 13, तो 27 माइनस 13 14 आपके पास आंसर आ गया है। फिर है नेक्स्ट, आपके पास है वाई 18/36। तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो एटॉमिक मास बड़ी वैल्यू माइनस एटॉमिक नंबर छोटी वैल्यू। तो 36 माइनस 18 तो आपके पास आ गया नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 18। अब यहाँ पर जो नंबर एटॉमिक नंबर है वो 18 है, तो प्रोटॉन भी कितने होने हैं, वो भी 18 ही होने हैं। ठीक है। और एटॉमिक नंबर अगर 18 हो तो ये हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो होता है आर्गॉन। क्या होता है? आर्गॉन होता है। और अगर 13 हो तो ये होता है हमारे पास अल्युमिनियम, 18 हो तो ये होता है आर्गॉन। और जो तीसरा आइटम है इसमें है 30। अब ये तीसरा आपने मुझे हल करके कमेंट में इसका जवाब देना है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है बच्चों। और फिर जी हमारे पास और ये जो आ जाए ना एटॉमिक नंबर, अब इसका एटॉमिक नंबर 30 है और एटॉमिक मास 64 है। एटॉमिक नंबर 30 हो तो ये हमारे पास जिंक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास थर्ड है, कंपेयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल विद लिक्विड। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। और कौन सी दो प्रॉपर्टीज़? ये दो प्रॉपर्टीज, मोलिकुलर अरेंजमेंट और फ्लूइडिटी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी पहली कौन सी है? मोलिकुलर अरेंजमेंट। तो लिक्विड क्रिस्टल की जो मोलिकुलर अरेंजमेंट है वो क्या होती है कि पार्शली ऑर्डर्ड होती है, यानी मुकम्मल नहीं होती मगर पार्शली ऑर्डर होती है। मोलिक्यूल्स अलाइंस इन लेयर्स और पैटर्न। अगर इसमें मोलिक्यूल्स लेयर्स में और एक सीक्वेंस के साथ आपस में जुड़े होते हैं। और लिक्विड की मूवमेंट जो है अरेंजमेंट वो क्या होती है? कंप्लीटली डिसऑर्डर। ये बिल्कुल डिसऑर्डर होती है और इसके मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन होती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी की क्या थी? इंटरमीडिएट। लिक्विड के क्रिस्टल की क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है। फ्लो लाइक अ लिक्विड बट रिटेन सम स्ट्रक्चर। ये लिक्विड की तरह फ्लो करता है मगर रिस्टेन हो जाता है कुछ स्ट्रक्चर्स में। कौन? लिक्विड क्रिस्टल। और जो लिक्विड की फ्लूइडिटी है वो क्या है? हाई। ठीक है, इसकी क्या है? हाई है। फ्लो फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज के साथ इनको हमने कंपेयर कर दिया है। फिर दूसरा सवाल क्या था बच्चों कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है कि इस क्वेश्चन में बात किस चीज़ की हो रही है। तो बच्चों हमारे पास रिएक्शन है कि 2NH3 प्लस 3CuO गोज़ टू फॉर्म 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। अब बच्चों आपकी बुक्स में ऑक्सीडेशन के कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो पहला रूल है कि फ्री स्टेट में अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्री स्टेट में होगा तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। ओके, अब आप रिएक्शन को देखिए ज़रा। 2NH3 प्लस 3CuO। अब देखिए ये Cu कॉपर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो हो गया। N2 फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो हो गया। ओके हो गया। अब इसका ये पॉइंट देखिए कि इनका अलजेब्रिक सम 4 पॉइंट के अलजेब्रिक सम क्या होता है? ज़ीरो होगा। कि आप सबको ऐड करें तो सम क्या आए? ज़ीरो आए। ठीक है जी, अब आ जाइए। और अब देखिए, मैंने दो चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक, H का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और O का होता है -2। ये दो आपने हमेशा याद रखने हैं। H का +1 और O का -2 होता है।
अब यहाँ पर आप देखिए एच, एच के टोटल कितने एटम हैं, 3 ये हैं और 2 बाहर है, यानी ब्रैकेट के बाहर। तो जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो अंदर सब के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, 2 3 ज़ा 6 हो गया। एच का है 1, तो 1 6 ज़ा 6, तो एच का आ गया +6। अब अलजबरिक सम 0 है, तो ये +6 है, तो ये क्या होगा, ये होगा -6, ताकि दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाए। फिर यहाँ पर ओ का आपको मालूम है क्या है, -2, तो ओ के कितने आइटम है, ये 3 है, तो ओ का -2, तो 3 2 ज़ा 6, तो साथ माइनस है तो -6 आ गया, और जो सी यू है इसका आ गया +6। ओके हो गया। और अब यहाँ पर आइए, ओ का क्या होता है, -2। तो अच्छा, यहाँ पर ना आपको अभी एक और चीज़ भी समझिएगा, बड़ी अहम चीज़ है, यहाँ पर ज़रा आप इसको गौर कीजिएगा बच्चों। यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ पर अब ओ के कितने एटम आ गए, 3 आ गए। तो ओ का होता क्या है, -2, तो 3 2 ज़ा 6, साथ आ गया -6, तो ओ का आ गया +6, ओ सॉरी एच का आ गया +6। मगर अब यहाँ देखिए, अगर आप ओ का नहीं लेते, आप लेते हैं एच का, तो एच के कितने आइटम आ गए, 3 2 ज़ा 6, एच का होता है +1, तो +1 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा +6, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा -6। तो ये दोनों कैंसिल होकर इनका जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, यहाँ तक जब आपको समझ आ गई, तो अब आप देखिए एन को, एन यहाँ से मूव हुआ, यहाँ से मूव होकर 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 ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो एन की जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो -6 से 0 हो गया, तो हमने लिख दिया ये -6 से 0 हो गया है। नेक्स्ट एच देखिए, एच +6 से वापस +6 पर ही है, तो एच +6 से +6 ही है, तो ये सेम है, ठीक है। और अब आप देखिए सी यू, सी यू +6 से शुरू हुआ और 0 पे आ गया, ठीक है। सी यू +6 से 0 पे आ गया, हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। फिर आप आएंगी ओ पे, ओ -6 है, तो -6 से ये -6, ये भी क्या है, सेम है, हमने इसको लिख दिया। अब आइए एन पे, तो अब जो एन है, एन -6 से 0 हुआ, यानी इंक्रीज़ हो रहा है, -6 फिर -5 -4 फिर 0। अब ये ऊपर से यानी 0 की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने लिख दिया कि ये इंक्रीज़ है। फिर एच सेम है, तो ये सेम ही रहेगा। सी यू देखिए, ये +6 से 0 हो गया, यानी +6 से फिर +5 +4 प्लस, अभी 0, यानी अब 0 तक पहुंच गया, तो आगे इसने जाना है माइनस पे, तो ये +6 से 0 हुआ है, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है। तो अब जो आपको मालूम है कि जो ऑक्सीडेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन होती है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है, और जो रिडक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। अब एन पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, और सी यू पर क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। जहाँ तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हो गई, मगर हमसे उसने कहा है कि मुझे बताएं एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस पर है, तो एजेंट का काम होता है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए एन पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पर जो एजेंट आएगा, जो एजेंट आएगा वो रिडक्शन का एजेंट आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पर किसका एजेंट आएगा, रिडक्शन का एजेंट आएगा, तो यहाँ पर हो गई, जो एन पर हो रही है रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आएगा। सी यू, अब सी यू पर रिडक्शन हो रही है, तो यहाँ पर जो एजेंट आएगा वो कौन सा आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, एजेंट उल्टा आएगा, ठीक है ना। तो एजेंट का काम ही ये होता है कि जासूसी करना, तो ऑक्सीडेशन की जासूसी के लिए रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और रिडक्शन की जासूसी के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल इसकी है, वो करते हैं, जो कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो हमारे पास दूसरा रिएक्शन था, 2FeCl2 + Cl2 गोज़ टू फॉर्म 2FeCl3। सबसे पहले देखना है फ्री स्टेट में कौन सा है, तो फ्री स्टेट में एक ही है, Cl2, ये हो गया 0, ओके हो गया। अब ना आप अपनी बुक के इस पेज को देखिए, तो यहाँ पर ये उसने बताया हुआ है कि अब देखिए ग्रुप 7 ए का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होता है -1, ओके हो गया। तो अब ये जो क्लोरीन है, ये ग्रुप 7 ए में आती है, यानी हेलोजेंस में आती है,
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1। ओके हो गया। अब देखिए क्लोरीन के कितने एटम हैं, ये 2 और ये 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसका -1 है तो 4 1 ज़ा 4, तो -4 आ गया, तो Fe का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए अब क्लोरीन के कितने आइटम है, 3 2 ज़ा 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो अब ये 6 1 ज़ा 6, 7 -6, तो Fe का आ गया +6। ओके हो गया। अब Fe को देखिए, तो Fe +4 से आ गया +6, तो +4 से +6 हमने लिख दिया। Cl को देखिए, Cl एक -4 है, एक 0 है, दोनों ऐड होंगे तो दोनों -4 ही रहेगा। तो ये -4 से -6 हो गया, -4 से -6, तो Fe +4 से +6 हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ यानी इंक्रीज़ हो गया। Cl -4 से -2 हो गया, और ज़्यादा कम हो गया, तो ये क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो Fe पर Fe इंक्रीज़ हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगी, Cl डिक्रीज़ हो रहा है, रिडक्शन होगी। तो Fe की जासूसी के लिए मुखालिफ एजेंट किसका आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, और Cl पर रिडक्शन हो रही है तो इसकी जासूसी के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये आपकी बुक की एक एग्जांपल है 7.4, तो इसको भी समझ लें, काफ़ी अहम एग्जांपल है। तो हमारे पास ये देखिए उसने कहा है जी H3BO3 है। मुझे इसमें जो B है इसका बताएं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो अब हमने इसको लिखा 3H, तो अब H लिखा, H के 3 आइटम थे, 3 लिख दिया, प्लस B प्लस, अब O लिखेंगे तो O के कितने आइटम है, 3, तो 3O। अब इनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0, तो हमने कर दिया 0, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा, 3H प्लस B प्लस 3O इक्वल टू 0। अब H का क्या होता है, +1, तो H की जगह आ गया +1, B ऐसे ही, और O का होता है -2, तो O की जगह आ गया -2। फिर ये 3 1 ज़ा 3, B ऐसे ही, 3 2 ज़ा 6, और प्लस माइनस माइनस -6 आ गया, तो -6 प्लस 3, तो ये आपके पास आएगा -3, क्योंकि 6 में से 3 गए, 3 बचा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो -3 बचा, तो B -3 इक्वल टू 0। -3 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो B की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड कर ली, B इक्वल टू 3। मुझे उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू NO एंड NO2 कंट्रीब्यूट टू द केमिकल रिएक्शन दैट लीड टू एसिड रेन, ठीक है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो कंट्रीब्यूशन है एसिड रेन के लिए वो बताएं, और हाउ कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल। ओके, तो दोनों का जवाब मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले देखिए कि NO और NO2 आती कहाँ से है, ठीक है, इसकी इमिशन कहाँ से हो रही है। तो NO एंड NO2 आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों की ये कारस्तानी है। लाइक बर्निंग फॉसल फ्यूल्स को आग, यानी उनको आग लगाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज़ में, एंड व्हीकल इमिशन, और गाड़ियों से हमारे पास ये हमारे एटमॉस्फेयर में ये आ रही हैं। फिर ऑक्सीडेशन, अब ये जो NO है इज़ ऑक्सीडाइज, अब NO ऑक्सीडाइज होती है यानी ऑक्सीजन को गेन करती है, तो NO2 बना देती है इन दी एटमॉस्फेयर। अब यही NO2 रिएक्ट करती है पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में, और ये बना देती है नाइट्रिक एसिड, क्या बना देती है, नाइट्रिक एसिड HNO3। फिर यही नाइट्रिक एसिड जब मिलता है पानी और अदर एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के साथ, तो ये बना देता है एसिड रेन, ठीक है। आपको समझ आ गया है, काफ़ी आसान अल्फाज में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है। और फिर अब इसका जो रिएक्शन है वो आप अगर देखें तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन के साथ मिली तो इसने क्या बना दिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड। दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, अब ये प्रोसेस कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन, विच कैन हार्म इकोसिस्टम्स
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और ये आपकी बुक का जो पेज नंबर है 155 उसमें लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। फिर है जी हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के दरमियान फ़र्क। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए। एक्सोथर्मिक ये रिलीज़ करता है हीट एनर्जी को, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज़ करता है और एंडोथर्मिक हीट अब्जॉर्ब करता है। फिर जो एंडोथर्मिक है इसमें जो डेल्टा एच है, चेंज ऑफ हीट है, ये ज़ीरो से कम होती है, ज़ीरो से कम होती है, जिसके इसके ऊपर साइन नेगेटिव आता है। एक्सोथर्मिक का साइन नेगेटिव होता है, ये भी एमसीक्यूज है। और एंडोथर्मिक की जो डेल्टा एच है यानी चेंज ऑफ हीट है, एनर्जी है, वो ज़ीरो से ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है। एग्जांपल देखिए, ये एक्सोथर्मिक की है कंबस्टन और रिस्पायरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, हीट रिलीज़ करते हैं ना लोग, कंबस्टन आग लगाते हैं तो हीट रिलीज़ होती है, और रिस्पायरेशन सांस लेने के अमल। तो ये आपकी बुक का पेज नंबर 130 और 131 पर मौजूद है। और इसका है एंडोथर्मिक, ये एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस का जो अमल है कि अब हीट को एब्जॉर्ब करता है, सूरज से रोशनी लेकर खुराक बनाने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो ये भी आपको मालूम है। अच्छा, तो ये अब दोनों में फ़र्क समझ आ गया आपको।